नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी गर्भगृह की आधारशिला। मथुरा और अयोध्या में सरकार ने की शराबबंदी लागू। और अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर की आजम खान से मुलाकात। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक रीति से शिलान्यास किया। दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण कार्य का योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि स्थल पर शिला पूजन अनुष्ठान करके भव्य गर्भगृह के निर्माण की पहली शिला रखी। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्भगृह का शिला पूजन करना सौभाग्य की बात है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से शुरू हुआ था और अब सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही, भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है और अब गर्भगृह निर्मित होने के साथ ही सांस्कृतिक अस्मिता का नवयुग का आरंभ हुआ। यह दिन देखने के लिए राम भक्तों ने करीब 5 शताब्दी तक संघर्ष किया और पीढ़ियों ने बलिदान दिया। 1 मार्च 1528 को मीर बाकी के तोप के गोलों से भव्य राम मंदिर के साथ ही केंद्रीय आगार भी ध्वस्त हो गया था, जहां रामलला विराजमान थे। रामलला तो अपने गर्भगृह से वंचित हुए ही, उस स्थल पर ध्वस्त मंदिर के मलबे से ही मस्जिद बना दी गई। राम जन्मभूमि के संघर्षों का इतिहास विवेचित करती पुस्तकों के अनुसार इसके बाद 76 युद्ध हुए और लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। हमारा राष्ट्र के रूप में राष्ट्र देवता स्थापित होने जा रहा है और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की नींव जो है वो रखी गई है आज योगी जी द्वारा। तो हम योगी जी की बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। 1859 में निहंग सिखों ने कुछ दिन के लिए राम जन्मभूमि वापस पाने में सफलता पाई, किंतु तब भी रामलला को उनकी भूमि पर स्थापित नहीं किया जा सका। 23 दिसंबर 1949 की रात चमत्कारिक घटनाक्रम के तहत रामलला का गर्भगृह प्राकटित हुआ, किंतु उनके सिर पर अस्मिता पर आघात का पर्याय वही इमारत थी जिसका निर्माण मंदिर को मस्जिद की शक्ल देने के उद्देश्य से कराया गया था। 6 दिसंबर 1992 को रामलला को विवादित इमारत के ध्वंस के बाद 27 वर्ष 3 माह और 19 दिन बिना स्थायी छत के व्यतीत करने पड़े। 25 मार्च 2022 को रामलला को वैकल्पिक गर्भगृह मिला। तय कार्यक्रम के अनुसार रामलला दिसंबर 2023 तक मूल स्थान पर निर्मित गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कपिल सिब्बल ने आजम और अखिलेश के बीच सेतु का काम किया है। अब तक दोनों नेताओं के बीच रिश्ते बिगड़ने की सूचना थी, लेकिन आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंच गए। आजम इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सर गंगाराम अस्पताल में जाकर इलाज करा रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की।
उन्होंने वहां उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी हासिल की। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई। आजम खान पिछले 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दोनों के बीच संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आजम खां के अगले कदम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आजम खां करीब 28 महीने तक सीतापुर जेल में रहने के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुए थे। जेल से निकलने के बाद आजम खां ने इशारों में पार्टी के रुख पर नाराजगी व्यक्त की। आजम खां के करीबियों ने अखिलेश पर आरोप लगाया था कि बुरे वक्त में उन्होंने साथ नहीं निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। यूपी में भी शराबबंदी शुरू हो गई है। इस संबंध में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तीर्थ नगरी अयोध्या और मथुरा में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मथुरा में शराब की भी दुकानें निरस्त कर दी गई हैं। राम नगरी अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब भगवान श्री राम मंदिर क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। श्री राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस सरकार ने निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर आज से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही मथुरा में आज से शराब, बियर और भांग की 37 दुकानों पर ताला लगा दिया गया है। दही और दूध वाली दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मथुरा शहर के 3 होटलों के बार और मॉडल शॉप भी आज से नहीं खुल सकेंगे। मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका क्षेत्र की जनता ने स्वागत किया है। लोग काफी समय से इस बात की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। गौतम बुद्ध नगर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक बेटे पर अपनी बूढ़ी मां को पीटने का आरोप है। बेटे ने अपनी मां को लाठी डंडों से पीटा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में एक बेटे ने अपनी मां के ऊपर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने बताया कि थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के मोहियापुर गांव में रहने वाली जगमती के बेटे मनोज ने 28 मई की रात को शराब के नशे में उसके ऊपर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 28 मई को थाना 142 के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मनोज नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अपनी माताजी श्रीमती जगमती के साथ मारपीट की गई और मारपीट करके उनको घायल कर दिया गया। इसमें उनके भतीजे जितेंद्र के द्वारा एक तहरीर थाना 142 में दी गई थी। तत्काल उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया गया और मनोज को पुलिस हिरासत में लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया। डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मनोज की पत्नी और उसकी मां का झगड़ा हो गया था और वो अपने मायके चली गई। मनोज की पत्नी ने शर्त रखी थी कि जब तक उसकी सास घर से नहीं जाएगी वो ससुराल नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि मनोज ने अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए उस पर हमला कर दिया था। जगमती जी का इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल वो अपने परिवारजनों के साथ हैं। साथ ही साथ इसमें एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर उनके संपर्क में बना हुआ है और सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के द्वारा इस विवेचना की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है एवं मनोज के विरुद्ध जो भी कठोरतम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मेडिकल एड के लिए जो है वो सर्व संबंधित को सूचित किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में इसकी विवेचना की जा रही है। सोशल मीडिया पर वृद्धा की पिटाई की घटना खूब जोर शोर से चल रही है। लोगों ने बेटे के ऊपर तीखे प्रहार किए हैं और पुलिस अधिकारी से कहा है कि इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। आजकल साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इनको लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम आईएमएस में किया गया। साइबर विभाग के अधिकारियों ने छात्रों को टिप्स दिए। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर अपराध को रोकने और लड़ने के लिए साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को साइबर क्राइम से बचाव के बारे में पुलिस अधिकारियों ने टिप्स दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। उस साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम कॉलेज में जा रहे हैं। हम यहाँ तक प्रोग्राम किए हैं कि हम चट्टी चौराहे पे जाकर के नुक्कड़ ड्रामा के माध्यम से बताएंगे कि साइबर अपराधी कैसे लूट रहे हैं और उनको सतर्क रहने के लिए, अपने को साइबर अपराध से बचाने के लिए क्या तौर तकनीक अपनानी है, ये भी हम जा कर के पब्लिक के बीच में जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ संक्षिप्त परिचय के साथ हुआ। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर विक्रम वाली द्वारा मुख्य वक्ता यूपी के एसपी साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह, वरिष्ठ अधिकारी अजीत सक्सेना
और रीता यादव का स्वागत किया गया। डॉक्टर विक्रम बाली ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आज दुनिया में हो रहे साइबर अपराध जैसे पेमेंट, गेटवे, हैकिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मेलवेयर, ट्रोजन हॉर्स आदि के बारे में युवाओं को जागरूक करना है। किस तरह के क्राइम हो रहे हैं और उससे बचने के क्या तौर तरीके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के 1600 पुलिस स्टेशन पे साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है और हमारा साइबर हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जिसमें 18 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हर रेंज हेडक्वार्टर हम लोगों ने बनाया है, जहां सिर्फ साइबर क्राइम के केसेस देखे जाते हैं। और MHA गृह मंत्रालय ने ये सीरीज़ शुरू की है साइबर जागरूकता आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कार्यक्रम के तहत हम पूरे प्रदेश में हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे कंपनी में जाकर के उनको करना, व्यापारी वो के बीच में जाकर के, बुजुर्गों के बीच में जाकर के, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके बीच में जाकर के साइबर क्राइम किस तरह से हो रहे हैं और बचाव के क्या तरीके हैं, इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुहिम शुरू की है। मुख्य वक्ता डॉक्टर त्रिवेणी सिंह ने देश के हर घंटे में हो रहे प्रमुख अपराधों के बारे में बताते हुए विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने साइबर क्राइम डिवीजन के संबंध में भारतीय पुलिस से संबंधित विभिन्न करियर विकल्पों और संभावनाओं पर छात्रों को शिक्षित किया। मैं इंडो कैनेडियन हूँ, मेरी माँ जो है कनाडा में है और भतीजे हमारे सब जो है आसाम जोरहाट में रहते हैं। और उसके बाद उन लोगों का बात हुआ तो बोला मैं भी डाइवोर्सी हूँ और आपकी उनकी शादी हो चुकी थी क्योंकि हस्बैंड डेथ हो गई थी तो उन्होंने दुकान डाला था। तो उसके बाद बात करते करते आपस में एक अच्छा सा टाइप हो गया और ये हुआ कि शादी हम लोग करेंगे। उसके बाद क्योंकि अभी जब एक रिलेशन में आता है बातचीत करते थे विश्वास रहता है, आदमी बहुत ज़्यादा विश्वास करने को भाई ठीक है। और जो प्रोफाइल डाला था संजय सिंह ने वो बहुत अच्छी, मतलब एकदम वेल स्मार्ट लग रहा था कि हाँ बहुत हाई फाई लड़का है। और डाल करके उसने बात होती है इनकी, होने के बाद विश्वास में आ गया तो उसने कहा मेरा जोरहाट में एक भतीजा है जो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, आप उसको जो है कुछ पैसे ट्रांसफर करना है क्योंकि मेरा जो है अकाउंट हाई सिक्योर्ड है टेक्सास में। अजीत सक्सेना ने साइबर अपराधों के विभिन्न उदाहरण को छात्रों के साथ साझा किया और बताया कि हम अपने निजी जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करने से कैसे बच सकते हैं। रीता यादव ने भी इस बात पर जोर दिया कि कैसे अपराधी युवाओं के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए सामाजिक नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इससे बचाव के लिए कई सुझाव भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूप करवट। नोएडा में एक विदेशी महिला का शव उसके घर से ही बरामद हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसपी रणविजय सिंह ने बताया कि रात को पति पत्नी सही सलामत सोए थे, सुबह पत्नी जिंदा नहीं थी। देखिए, आज मॉर्निंग में SHO 20 को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 26 में एक होटल है, वहाँ पर US दंपति रहते हैं और उसमें जो लेडी हैं उनकी डेथ हो गई है। इस सूचना पे तत्काल हम लोग गए। उनको उस समय तक उनके हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में जाके हम लोग ने पूछताछ की। पता चला कि कल रात्रि में वो खाना खा के दोनों सोए थे और उसके बाद मॉर्निंग में जब वो जगे तो देखा कि उनकी पत्नी अनकॉन्शियस है। उनको लेकर के तत्काल वो हॉस्पिटल गए जहाँ पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इनफैक्ट ये जो विलियम है, विलियम थॉमस, ये US सिटीजन है और यहाँ पे सेक्टर 15 में कंपनी है, वहाँ पे काम कर रहे थे। संभवतः पिछले सितंबर 21 में ही उन्होंने ज्वाइन किया था और इनकी वाइफ अभी 2 सप्ताह पहले इनके साथ आई थी रहने के लिए और ये पूरी घटनाक्रम उसके बाद हुई है। हम लोगों ने इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ की हैं, इसमें पोस्टमार्टम हुआ है उनका। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ सेप्टिक शॉक आया है। संभवतः उनको कोई इन्फेक्शन था। बाकी हम लोग और भी जो PM करने वाले डॉक्टर्स हैं सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विजयनगर के मवई इलाके में 2 मोहल्लों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इन दोनों मोहल्लों की ऊंचाइयों में 10 से 12 फुट का अंतर है। इससे यहाँ पानी की समस्या है। पाल मोहल्ले के लोगों ने नया नलकूप लगाने की मांग की है। मवई गांव में चल रहे पानी की पाइपलाइन डालने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पार्षद पर मोहल्ले के लोगों का पानी रोकने का आरोप लगाया है। अब पाल मोहल्ले के लोगों ने DM से मिलकर उनका पानी न रोके जाने को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने DM को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 29 मई को महापौर ने व्यक्तिगत रूप से पाल और दूसरे मोहल्ले का निरीक्षण किया था और पाया था कि दोनों मोहल्लों में करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई का अंतर है। ऐसे में उन्होंने मौखिक रूप से एक नया नलकूप लगवाने का आश्वासन दूसरे मोहल्ले को दे दिया।
31 मई को नगर निगम की टीम कनेक्शन जुड़वाने के लिए खुदाई शुरू करा रही थी तो पाल मोहल्ले के लोगों ने विरोध करके काम रुकवा दिया। मौके पर पुलिस भी आई और पार्षद भी पहुंचे। कि जो वो पानी के अब पंप से पानी मांगा जा रहा है वो 12 फीट की ऊंचाई पे और इनका घर 10 से 12 फीट की नीचाई पे, अगर वहाँ से हम पाइपलाइन उनको दे देते हैं तो ऊपर के घर प्रभावित होंगे। तो वो उस चीज़ को मांग कर रहे हैं, उसको मांग ना करके नया पंप चाहते हैं हम नया लगवा देंगे। ये मांगे हमारी। आपकी डीएम साहब से क्या मांगे जो आपने कि वो उसमें पाइप ना जोड़ा जाए, हाँ पाइप ना जोड़ा जाए। अगर निजी रूप से 1.5 इंची का पानी का पाइप लेना है किसी एक घर को या 2 घर को, वो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मगर बड़ा वाला जो ले लेंगे ना उससे वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ऊपर पानी जा नहीं पाएगा। ये कब से विवाद चल रहा है? ये मेरे ख्याल से अभी 2 महीने हुए उस पंप को लगे हुए और ये 10-15 दिन से विवाद उठा है। दिसंबर में जाति सांप्रदायिक बना दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद काम को दोबारा शुरू कराया गया। स्थानीय लोगों ने डीएम से मांग की है कि पाल मोहल्ले की परेशानी को देखते हुए इस नलकूप के कनेक्शन को रोका जाए और दूसरे मोहल्ले में नया नलकूप लगाया जाए जिससे उन्हें पानी की दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट करवट। गौतम बुद्ध नगर में भी बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। गोल्फ क्लब के पास एक फार्म हाउस बना लिया गया था, प्राधिकरण से इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। नोएडा प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंची और फार्म हाउस को गिरा दिया गया। सहारनपुर में भी ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है। इसके तहत अवैध हथियार बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि 6 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं, उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए, इस ड्यूरेशन में शासन के निर्देश पे और डीजीपी हेडक्वार्टर्स के निर्देश पे अवैध शस्त्र और अवैध कारतूस इन सबके को ट्रेस करने के लिए ऑपरेशन पाताल हम लोगों ने किया है और उसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई। हम लोगों ने अवैध शस्त्र बनाने वाले व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है और अवैध तमंचे लेके लोग घूमने वालों को भी गिरफ्तार किया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस आइडेंटिफाई करके यह पता कर ले कि ये अवैध शस्त्र कहाँ से बनते हैं और कारतूसों का सोर्स कहाँ से है। तो इसमें हम कई मुकदमों में कार्रवाई होने के कारण हम इसमें तह तक पहुंचे। शीघ्र ही जो मेन व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी। अवैध शराब और चरस स्मैक वगैरह इत्यादि भी बरामद। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार किया गया है। व्यापारी नेता रजनीश बंसल को मेरठ मंडल का महामंत्री और सीमा गोयल को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको नानकचंद और अनिल सांवरिया ने मनोनयन पत्र सौंपे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार किया गया। व्यापारी नेता रजनीश बंसल को मेरठ मंडल कमिश्नर का वरिष्ठ महामंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही सीमा गोयल को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष, संगीता महेश्वरी को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मेरठ मंडल के वरिष्ठ महामंत्री के रूप में रजनीश बंसल जी को दायित्व दिया गया है और महिला टीम के लिए जिला अध्यक्ष के लिए सीमा गोयल जी को। इनके आने से संगठन को मजबूती में प्रदान होगी और संगठन में और अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। रजनीश बंसल जी पहले ही व्यापारियों के नेता हैं, कपड़ा व्यापार एसोसिएशन में ही महामंत्री हैं और आगे भी व्यापार मंडल और व्यापारी के हित में हम लोग अच्छा काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आपको महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? दायित्व किस तरीके से निभाएंगे? आज मेरे को उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए मैं माननीय नानकचंद जी, अनिल अग्रवाल जी, अनुज जी और रजनीश बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे में इतनी निष्ठा दिखाई, मुझे इस काबिल समझा। और मैं चाहूँगी आगे हमारी कुछ महिलाएं भी व्यापारी हैं, उनकी मैं सहायता कर सकूँ जिस भी तरह से वो मैं कर पाऊँगी और इनके निरीक्षण में, इनके सानिध्य में मैं व्यापार मंडल में। एक कार्यक्रम में मेरठ मंडल के प्रभारी नानकचंद शिरेवाले और अनिल अग्रवाल सांवरिया ने तीनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नानकचंद शिरेवाले ने कहा कि प्रमुख व्यापारी नेता रजनीश बंसल को इस जिम्मेदारी मिलने से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। रजनीश जी उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इसके लिए उनको और उनके शीर्ष नेतृत्व को, अनिल अग्रवाल जी को, नानकचंद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतने संघर्षशील नेता को इस पद पर नियुक्त करा। और रजनीश जी आज से नहीं, सालों से व्यापारियों के लिए काम करते आ रहे हैं, चाहे व्यापारियों के हित के काम हो, चाहे कोरोना काल में किसी की भी समस्या का काम हो,
वो उन्होंने दूर करने का काम करा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय नानक चंद जी जो हमारे मेरठ मंडल के प्रभारी हैं, माननीय अनिल अग्रवाल जी जिन्होंने मेरठ मंडल का जो अध्यक्ष का दायित्व है जिन पर, और माननीय अनुज जी जो आप सब ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरा हमेशा ये प्रयास होगा कि व्यापारियों के हितों की जो भी लड़ाई होगी उससे मजबूती से लड़ेंगे। जहाँ जहाँ भी व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार की समस्या होगी, व्यापारियों के लिए कोई काम करने की ज़रूरत होगी, वहाँ हम सबसे पहले खड़े मिलेंगे। व्यापारियों के हितों के लिए हम संघर्ष करेंगे। रजनीश बंसल ने कहा कि वे पूरी निष्ठा और लगन समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद की एक महिला ने अपने पति और उसके मामा पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। महिला का कहना है कि वो थाने जाती है तो उस पर समझौता करने का दबाव बनाया जाता है। एक महिला ने अपने पति के 3 मामाओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता अपनी शिकायत लेकर डीएम के पास जन सुनवाई में पहुंची, जहां उसने कार्रवाई की मांग की। ये 3-4 तीनों मामा ससुर और मेरे पति मिलके मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। परेशान हो गई हूँ। कई थानों में ये मामला कई बार उठ चुका है। प्रेगनेंसी से लेके अब तक मैं दर-दर की ठोकर खा रही हूँ। समाधान कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए थक हार के पैसे किसी से उधार लेके यहाँ डीएम ऑफिस में प्रार्थना पत्र देने आई हूँ। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति अपने 3 मामाओं के साथ मिलकर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। तीनों मामा पति को आए दिन उससे मारपीट करने के लिए उकसाते रहते हैं। मेरी मांग ये है, या तो मुझे बच्चे की परवरिश के लिए पैसा वैसा देते बने तो दे दीजिए, और नहीं देते बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रास्ते में मत आइए। मैं जहाँ जी खा रही हूँ प्रयास करूँ, भले भीख मांग के खाऊँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी मुझे दे दो। और मेरे बच्चे और मेरी ज़िंदगी के बीच में मत आओ। घर की सारी प्रॉपर्टी पर भी मामा और सास का कब्जा है। पीड़िता ने बताया कि कई बार मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया गया है। इसे लेकर उसने थाने में शिकायत दी थी। हर बार समझौता कराकर उसे वापस भेज दिया जाता है। पीड़िता ने डीएम से गुहार लगाई है कि वे इस मामले में कार्रवाई करके समस्या का समाधान कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।